नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता की पिछली क्लास में हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, उसके विभिन्न नामों के बारे में कि उसके कौन कौन से नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, पहली नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इतिहास की किस कालखंड का हिस्सा है। तो जब हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों भागों में से हड़प्पा सभ्यता जो है वो इतिहास के किस कालखंड का हिस्सा है। तो सबसे पहले ये इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो वहां पर भी हमने समझा था, यहां पर एक बार और देख लेते हैं। तो जब इतिहास की जानकारी के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, एक होते हैं लिखित साक्ष्य और दूसरे होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो जब ये दोनों साक्ष्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपलब्ध होते हैं तो इतिहास का ऐसा कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उपलब्ध होने के बाद भी इनका अध्ययन या इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास की जानकारी जुटाई जाती है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जिस लिपि का पता चला है उसे आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, उसका अध्ययन हम आज तक नहीं कर पाए, हमें समझ में नहीं आया है कि क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी जब इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है और जो इतिहास की जानकारी है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जुटाई जाती है, तो इतिहास का ऐसा कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है या कालक्रम है वो इतिहास के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। अब इतिहास के अंतर्गत अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का जो काम था वो निसंदेह काफ़ी कठिन था। फिर भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस विवादास्पद विषय पर अपने अपने तर्क प्रदान किए गए। उन्होंने विभिन्न मत इस पर प्रदान किए हैं और ये जो मत हैं उन्हीं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है। तो अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले देखा था कि जो हमारा पहला, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला खोजा गया शहर था, तो पहला खोजा गया शहर वो कौन सा था? हड़प्पा था। कब खोजा गया था? 1921 में। तो पहला खोजा गया शहर या पहला प्रारूप स्थल, पहला पुरा स्थल हड़प्पा था। वर्ष 1921 में खोजा गया। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इस समय जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसी के पैरेलल या समानांतर एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित थे, यानी सिंधु घाटी के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो मेसोपोटामिया जाके व्यापार किया करते थे और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग यहाँ आकर व्यापार किया करते थे, यानी दोनों में व्यापारिक संबंध स्थापित थे।
तो जो हड़प्पा की मुद्राएं मेसोपोटामिया के उर और किस स्थल पर प्राप्त हुई हैं, उन मुद्राओं के आधार पर यहाँ पर इसके काल का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है कि मेसोपोटामिया के कौन कौन से स्थल हैं, उर और किस नामक स्थल पर हड़प्पाई या हड़प्पा कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और इन्हीं मुद्राओं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। तो ये आपको समझना था। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी इनका उपयोग नहीं किया जा सका है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा कालखंड जहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। अब इसके काल निर्धारण में बहुत सारे विवाद हैं, और बहुत सारे विवाद होने के कारण जो विभिन्न विद्वान उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वर्ष 1921 में वो हड़प्पा था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, और इसी के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और दोनों में व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के दो स्थल हैं, एक है उर और दूसरा है किस। इन दोनों स्थलों पर हड़प्पा कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और इन्हीं मुद्राओं के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण किया है। अब सबसे पहला प्रयास जो किया था वो सर जॉन मार्शल ने किया था। उन्होंने अपने तर्क दिए थे, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का क्या काल बताया है। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं फादर एच हेरास की। तो फादर एच हेरास ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 6000 बीसी माना है, यानी 6000 ईसा पूर्व उनके अनुसार ये सभ्यता अस्तित्व में आई। दूसरा जो मत है वो है माधो स्वरूप बत्स का। तो माधो स्वरूप बत्स के अनुसार इसका जो कालखंड है वो है 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व या 2700 बीसी। तो 3500 से लेकर 2700 बीसी जो इसका कालखंड है वो किसने बताया? माधो स्वरूप बत्स ने। इसके बाद जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। और सर जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो कालखंड है वो है 3250 से लेकर 2750 बीसी। तो माधो स्वरूप बत्स के बाद सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर अपना मत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कितना बताया? 3250 से लेकर 2750 बीसी बताया। अब यहाँ पर उसके बाद बात कर लेते हैं डेल्स महोदय की। तो डेल्स महोदय के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है वो है 2900 से लेकर 1900 बीसी। तो इन्होंने इसका कालखंड 2900 बीसी से लेकर 1900 बीसी बताया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट मैके महोदय, तो अर्नेस्ट मैके महोदय ने इसका कालखंड 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी बताया। तो अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड था वो 2800 से 2500 था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है मार्टिमर
व्हीलर का मत। और मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी बताया। ठीक है, जब हम वैदिक काल का अध्ययन करेंगे तो हम मार्टिमर व्हीलर की चर्चा करेंगे। तो इन्होंने 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी इसका कालखंड बताया है। अब व्हीलर महोदय के बाद यहाँ पर सीजे ग्रेड का मत देख लेते हैं। तो सीजे ग्रेड के अनुसार इसका जो कालखंड है वो है 2350 से लेकर 1700 बीसी। तो 2350 से कितना है, 1750 बीसी। अब सीजी ग्रेड के बाद डीपी अग्रवाल की बात कर लेते हैं। तो डीपी अग्रवाल महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी बताया है। तो ये आपको याद रखना है। अंत में बात करें तो फेयर सर्विस महोदय, और फेयर सर्विस महोदय ने इसका कालखंड 2000 से लेकर 1500 बीसी बताया है। तो ये प्रमुख विद्वानों के हमने मत देखे हैं कालखंड के निर्धारण को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सबसे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फादर एच हेरास ने, तो फादर एच हेरास ने इसका बताया है 6000 बीसी। माधो स्वरूप वत्स ने इसका कालखंड बताया है 3500 से लेकर 2700 बीसी। सर जॉन मार्शल, इनके द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया था और इनके अनुसार जो कालखंड है वो है 3250 से लेकर 2750 बीसी। डेल्स महोदय ने इसका कालखंड 1900 बीसी से लेकर 1900 बीसी बताया है। वहीं अर्नेस्ट मैके महोदय ने इसका कालखंड 2800 बीसी से 2500 बीसी बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने इसका कालखंड 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी बताया है। सीजी ग्रेड ने इसका कालखंड 2350 बीसी से लेकर 1700 बीसी बताया है। वहीं डीपी अग्रवाल महोदय ने इसका कालखंड 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी बताया है। और अंत में हमने देखा फेयर सर्विस, इनने कालखंड बताया 2000 से लेकर 1500 बीसी। तो ये विभिन्न विद्वानों के मत थे। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये मत क्यों अलग अलग है, तो इसका कारण है उत्खनन की समस्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में समस्या आई। अब इसका लंबवत उत्खनन नहीं किया जा सका क्योंकि थोड़ी खुदाई करने के बाद नीचे पानी निकल आता था, तो हम अंत तक नहीं पहुँच पाए और इस आधार पर हम ये निर्णय नहीं ले पाए कि इसका कालखंड क्या रहा। क्षैतिज उत्खनन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के स्थल में वर्तमान में वहाँ पर नए शहर बस गए, वहाँ पर घनी आबादी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर हमें नीचे खोदाई करनी पड़ेगी तो हमें वर्तमान के शहर को नष्ट करना पड़ेगा। तो एक मरी हुई सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए हम वर्तमान शहर या आबादी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्खनन ना तो क्षैतिज सही तरीके से हो पाया, ना लंबवत हो पाया, और इस आधार पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मत इसके काल निर्धारण को लेकर प्रस्तुत किए। फिर धीरे धीरे किसका आविष्कार हुआ, समय निर्धारण की रेडियो कार्बन पद्धति का निर्धारण हुआ, और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो काल निर्धारण है वो इस प्रकार है। तो इसका काल निर्धारण इनने 3 भागों में किया है। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो पूर्व हड़प्पाई चरण, तो पूर्व हड़प्पाई चरण इसका कालखंड माना गया है 3500 से लेकर 2600 बीसी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। फिर परिपक्व हड़प्पाई चरण, तो परिपक्व हड़प्पाई चरण का जो कालखंड है वो 2600 से लेकर 1900 बीसी माना गया है। और उत्तर हड़प्पाई चरण ये 1900 से लेकर 1300 बीसी माना गया है।
तो रेडियो कार्बन पद्धति का आविष्कार हुआ और उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 3 भागों में बांटा गया है। तो पूर्व हड़प्पाई चरण यानी सभ्यता के पहले का चरण जो था वो 3500 से 2600 बीसी रहा। परिपक्व हड़प्पाई चरण 2600 से लेकर 1900 बीसी रहा और वहीं उत्तर हड़प्पाई चरण जो है वो 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रेडियो कार्बन पद्धति है, रेडियो कार्बन पद्धति C14 बोलते हैं, तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसका जो सर्वमान्य काल है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना गया है। तो अगर आपसे कोई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालखंड पूछें तो आपका जवाब होगा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। वो बोलेगा किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो आप बोलना है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसका जो सर्वमान्य काल है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी बताया गया है। तो ये कालखंड आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा तो आपको यही कालखंड याद रखना है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इतने सारे विद्वान हैं, किस किस का कालखंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको फेयर सर्विस का कालखंड याद रखना ही रखना, ये पूछा जाता है। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर महोदय, इनका कालखंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप बत्स। अगर आप ये, और अंत में हमारा कौन सा, रेडियो कार्बन, अगर ये आप 4-5 कालखंड याद रख लेंगे तो मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसका कालखंड से संबंधित जो प्रश्न होगा वो आप आराम से बना लेंगे। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के ऊपर चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के ऊपर।